अब बात ये आती है सर, ये जेड इफेक्टिव निकालोगे कैसे आप? घबराए मत, मैं हूं ना तेरे साथ, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू तो देखता जा, जेड इफेक्टिव निकलेगा कैसे, मैं निकाल के दिखाऊं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। इनऑर्गेनिक वैसे तो बहुत सीधा साधा सब्जेक्ट है, बहुत सीधा साधा पार्ट है केमिस्ट्री, लेकिन बड़ा परेशान करता है। एक्सेप्शन एक्सेप्शन, पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट समझा देगा भाई। इधर से इधर जाने पर ये होगा, आयनिक पोटेंशियल ये होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होता है, रेडियस में ऐसे होता है, ऐसे होता है, और भैया जो है जेड इफेक्टिव का इफेक्ट पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन है ना इनमें ये ऑर्डर नहीं लगता, बीच में एक्सेप्शन घुसा देता है। बड़ी मुश्किल से तो मौसम बनता है टॉपिक का, और बीच में घुसेड़ देता है कौन से एक्सेप्शन। ये बड़ी आफत है इनऑर्गेनिक की, बाई गॉड। बड़ा परेशान हो जाता है बच्चा इनऑर्गेनिक पढ़ते टाइम। इनऑर्गेनिक का तो एक सीधा सा सिंपल सा फंडा है, सीधा सा फंडा है। इनऑर्गेनिक बोलती है मुझसे लड़ना मत, नहीं पटक दूंगी, जैसे जैसे बोलूं रट लेना बेटा। कम से कम एक्सेप्शंस आए तब आंख मूंद के रट लेना, मेरा माथा मत खाना, मेरा दिमाग खराब मत करना, नहीं पटक दूंगी तुझे। ये इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, और सीधा सा यही लगाना है अपने को भी। जैसा सब्जेक्ट चाहता है ना वैसा ही करेंगे। कॉन्सेप्ट है इसमें, खूब कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, पढ़िए, सब काम कीजिए। लेकिन जहां एक्सेप्शन आ जाए, उनका रीजन समझने के बाद उनको याद कर लीजिए, बात खत्म। जिद बहस नहीं करनी है सब्जेक्ट के साथ। ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा ही, अरे कुएं में पढ़ने देना, कैसा ही क्यों हुआ, मुझे तो केवल नीट के एग्जाम तक ही तो याद रखना है ना, उस चीज को रख लूंगा ना, क्या दिक्कत आ रही है? जय सिया राम, हाथ जोड़े सब्जेक्ट के, जय हो इनऑर्गेनिक देवी। मैं याद कर रहा हूं इस एक्सेप्शन को, चिंता मत कर, मुझे याद हो जा, मेरे अंदर आ जा, मेरे को याद हो जा, बस इतना करना है। जिद ना क्यों, लड़ना क्यों बहस करनी उसके साथ। आयनिक पोटेंशियल टॉपिक आया, समझ लिया, ठीक है। अरे पूरी पीरियडिक टेबल के सारे एलिमेंट आयनिक पोटेंशियल, या कोई भी अगर जो पीरियडिसिटी को हम पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो सबको फॉलो कर रहे हैं ना। अगर इतने सारे लोगों में दो चार लोग इधर उधर का एक्सेप्शन दिखाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? अरे ये दुनिया इतनी बड़ी है, इसमें सारे लोग एक जैसे हैं क्या? नहीं है ना, इस दुनिया में भी तो एक्सेप्शन भरे हैं ना। एक दुनिया को छोड़ो, घर में देख लो, घर में सबका नेचर एक जैसा होता है, सबका बिहेवियर एक जैसा होता है? नहीं, वहां घर में भी एक्सेप्शन होते हैं ना। अरे जब सब जगह एक्सेप्शन है तो इनऑर्गेनिक से क्यों डरना? डरने की जरूरत ही नहीं है। जहां एक्सेप्शन है हाथ जोड़ो, सहर्ष स्वीकार करो और आगे बढ़ो। एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा नहीं होते, एक्सेप्शंस कम होते हैं, तभी उनको एक्सेप्शंस कहते हैं। ज्यादा कैसे हो सकते हैं? कम होते हैं ना। जितना कॉन्सेप्ट है, जितनी बड़ी थ्योरी है, जितना बड़ा वो मटेरियल है, उस मटेरियल का कुछ परसेंट ही तो एक्सेप्शन केस में आता है ना, तो उसको याद कर लेंगे ना, क्यों लड़ भिड़ रहे हो उसके साथ। शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक का सबसे पहले पहला चैप्टर, जिसका नाम है पीरियडिक टेबल। आप सब पढ़ते हैं पीरियडिक टेबल को, बहुत अच्छे से याद करते हैं, बिल्कुल याद करो। 11th 12th में बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने यहां भी पीरियडिक टेबल लिखी है, देखो, खूब अपने अपने तरीके से याद करते हैं। ये याद कर लिया, HLINKRBCSFR। अब कई तो इसको डी सीधा सीधा याद कर लेंगे, कई इसको अपने अपने तरीके से याद कर लेंगे। अच्छी बात है, जैसा अच्छा लग रहा है वैसे याद कर लो। बैल गया इंडिया तेल लेने, वाह वाह। हेमा मालिनी ने अरविंद कुमार की जिंदगी रंग दी, ओ माय गॉड। कोई बात नहीं, अच्छा है। ऐसे दुनिया भर के तरीके भरे पड़े हैं, आप खूब देख लो। सब टीचर अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चे ही अपने अपने तरीके बना लेते हैं, खुद के तरीके से खुद बना लेते हैं बालक। वो काम नहीं आने वाला। अब हम 11th 12th में नहीं है जो पीरियडिक टेबल लिखना सीखें या रटना सीखें। वो ठीक है, आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, मैं भी कराता हूं, सब कराते हैं, ठीक है, याद कर लिया। अब जो मुझे चाहिए वो सुन लो आप।
पीरियोडिक टेबल के सवाल कैसे आते हैं? कोई एक एलिमेंट आपको दे दिया जाएगा और उसकी पोजीशन पूछी जाएगी, बताओ ये किस पीरियड और किस ग्रुप का मेंबर है, बताओ ये किस ब्लॉक में आता है, बताओ ये पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है कि एस का है या डी, जो भी है इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा। या फिर नाम ना देके एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा और पूछेगा बता पीरियोडिक टेबल में कहां मौजूद है, बता ये कहां मौजूद है, बता क्रोमियम पीरियोडिक टेबल में कहां आता है, बता ओस्मियम पीरियोडिक टेबल में कहां मौजूद है। ऐसे भी पूछ लेगा, एटॉमिक नंबर से पूछ लेगा, बताओ 80 नंबर वाला एटम जो है कहां में मौजूद है, उसका ग्रुप कौन सा है, उसका जो है पीरियड कौन सा है, उसकी ब्लॉक कौन सी है। ऐसे पूछेगा सवाल आपसे। पोजीशंस पूछी जाती है, क्या करें? मैं बताऊंगा अभी क्या करें, वो करना है। अब वो पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने से काम नहीं चलेगा, पीरियोडिक टेबल को पूरा रटने से कोई सिलेक्शन होते हैं क्या? अरे जाने कितने बच्चों को पीरियोडिक टेबल रटी पड़ी। अरे तुम तो 11th 12th कर चुके हो, मैं कह रहा हूं 8वीं क्लास 8th 9th के बच्चे तक को भी पीरियोडिक टेबल रटी है। मैंने तो ऐसा भी बच्चा देखा है जो 6th क्लास में और फुल पीरियोडिक टेबल रटी पड़ी। ले करा दो नीट में उसका सिलेक्शन, करा दो जेईई में सिलेक्शन उसका। नहीं बेटा, उसकी जरूरत ही नहीं है अब यहाँ पे। ठीक है, हमने याद कर रखी है, खुशी की बात है, लेकिन केवल उससे काम नहीं चलेगा, जैसे मैं बताऊं वैसे याद रखना भी इसको। चलो पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डॉबेरिनर ट्रायड। डॉबेरिनर एक साइंटिस्ट था, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनने से पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने की कोशिश की। अब शुरू शुरू में तो पीरियोडिक टेबल आई नहीं, धीरे धीरे ही बढ़ी, धीरे धीरे ही आगे बढ़ते गए, डिस्कवरी होती गई। अलग अलग लोगों ने अपने अपने दिमाग लगाया, अपना अपना तरीका लगाया, और धीरे धीरे आपके सामने आज देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना। अब तो कई तरीके से आ गया, अब तो 3D स्ट्रक्चर भी आ गया उसका। खैर वो कोई बात नहीं, बात यह है कि जो हिस्ट्री गई है, जो गुजर गया है, क्या उसे भी याद करना है? बिल्कुल करना है। लेकिन सर ये तो चले ही नहीं थे ना, तो भी याद करना है। चले ना चले से मतलब नहीं होता, हिस्ट्री है, याद करनी पड़ेगी। डॉबेरिनर ने अपने समय में कुछ ट्रायड्स बनाए, कुछ रूल्स दिए। अब मैं देखो रूल्स नहीं बताऊंगा, मैं कोई पीरियोडिक टेबल समझाने नहीं आया हूं, ये तो आप भी जानते हो ना। एग्जाम का टाइम है, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन का तरीका क्या है। आपको ये डॉबेरिनर के ट्रायड्स है ना, ये याद करने। अब ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि आप जो मन करे 3 एलिमेंट उठा के और चेप दिया कि साहब ये डॉबेरिनर का ट्रायड हो गया। वैसे तो रूल ये था कि पहले और तीसरे एलिमेंट का जो मास है उसका एवरेज जो है बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ये ट्रायड रटने हैं, आपको ये मान लो। रटने हैं मतलब रटने हैं, कोई दिमाग नहीं लगाने का। हाँ, कोई तरीका आप बना सकते हो तो बना लो अपने हिसाब से, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तरीका बना के याद कर लो, बट याद रखने हैं। ऐसे कैसे पूछा जाएगा, आपको रटना है और ट्रिक करना है कौन सा है जो डॉबेरिनर के ट्रायड में मैंने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑक्यूपाई द पीक पोजीशन ऑन द लूथर-मेयर कर्व। लूथर-मेयर कर्व, लूथर-मेयर भी एक साइंटिस्ट था, उसने क्या है कि एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए कर्व बनाया, 2 वैल्यूज इस्तेमाल की और उनको लेके कर्व बना दिया, मास और वॉल्यूम को यूज करके। समझ में आ रही? अब मास और वॉल्यूम को यूज करके उसने कर्व बना दिया। कर्व में जब पोजीशंस देखी तो एलिमेंट्स अलग अलग जगह नजर आ रहे थे, तो भैया वहां पीक पोजीशन पे कौन कौन से एलिमेंट थे ये पूछना चाहता है। अब मैं वो कर्व बना के नहीं सिखाऊंगा आपको, समझ में आ रही ना? आप सुन लो बस। देखो बेटा, बात ऐसी है कि कर्व के पीक पर एल्कली मेटल्स थे, ये आपको याद रखना है। ये इसका आंसर हो गया। इसके अलावा इस कर्व को आप एक बार देख लेना, कौन से एलिमेंट्स की पोजीशन क्या रखी गई थी, एक देख लेना। एक थ्योरी तो है, एक बार देखने में कौन सी आफत आ रही, देख लेना। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा अगर आएगा तो। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टोटल पीरियड्स एंड ग्रुप्स रेस्पेक्टिवली इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। दिस इज द हिस्ट्री। अभी आप कुछ नहीं कर सकते। उसके टाइम में मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल बनाई थी उसमें कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड थे, तो भैया 7 पीरियड्स थे, आज भी 7 ही है। अब तो जो है मतलब एलिमेंट्स की नंबर और डिस्कवर हो गई है, लेकिन जो भी है 7 पीरियड्स और 8 जो हैं उसके अंदर ग्रुप थे पहले। अब तो 18 ग्रुप है। आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर 18th नंबर पे जो ग्रुप आता है वो इनर्ट गैस यानी जीरो गैस आती है। जीरो ग्रुप जिसको कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल छोटे छोटे से फटाफट फटाफट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज नेम्ड एका सिलिकॉन बाय मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनकी जगह खाली थी, वो खोजे नहीं गए थे, उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो मेंडलीव ने सोचा यार यहाँ कुछ तो आएगा यार, कभी तो कुछ आएगा यार, कोई एलिमेंट है जो अभी हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे, कुछ आएगा। ऐसे एलिमेंट्स को उसने एका एका करके नाम दे दिया। एका का मतलब है कि भैया जैसे एका सिलिकॉन, जर्मेनियम की जगह उसने एका सिलिकॉन नाम दे दिया। उसको पता ही नहीं था कि जर्मेनियम कोई आएगा बाद में, उसको लगा कि कोई ऐसा एलिमेंट तो आएगा जिसकी प्रॉपर्टी सेम एज एक सिलिकॉन होगी। तो एका का मतलब है प्रॉपर्टीज लाइक सिलिकॉन, ऐसा कोई एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करेगी। हालांकि बाद में उसको जर्मेनियम नाम दिया। एका एल्यूमिनियम गैलियम, इसमें कुछ नहीं करना है, याद करना है आपको, दिमाग नहीं लगाना, याद करना है इनको। एका बोरोन को स्कैंडियम, एक मैंगनीज को टीसी, इसे याद रखना है। समझ में आ रही? मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये मेरिट्स डिमेरिट्स में तो आ रही है चीजें, आ रही हैं, आप एक बार देख लेना उसकी क्या क्या कमियां थी, क्या क्या उसने बढ़िया बढ़िया बातें की। तो मेंडलीव ने कोई हल्की बात नहीं की। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का आज भी इस्तेमाल होता है। समझ में आ रहा? तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को जरूर देखें एक बार, उससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन ये हो गया जर्मेनियम। नेक्स्ट, टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। टिपिकल नाम क्यों दिया? एक्चुअली थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने पूरे ग्रुप के बारे में पूरी नॉलेज बता देते हैं, पूरी जानकारी दे देते हैं। तो मतलब किसी भी ग्रुप को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी बातें समझाने के लिए कोई जो एलिमेंट वहां रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे है उसको टिपिकल एलिमेंट कह दिया, इसलिए इसको टिपिकल एलिमेंट बोला गया थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को। तो थोड़ा याद रखना टिपिकल एलिमेंट्स कौन से पीरियड के एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट शोज डायगोनल रिलेशनशिप। हाँ बिल्कुल दिखाते हैं। विद विच पीरियड, किस पीरियड के साथ दिखाते हैं? अरे सेकंड के साथ दिखाते हैं, तो टिक कर दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छी बात है, सेकंड के साथ दिखाते हैं। वैसे होता क्या है डायगोनल रिलेशनशिप, और सेकंड ही थर्ड के साथ क्यों दिखाता है, बाकी क्यों नहीं दिखाते? देखो इसका सीधा सा रीजन है, डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है ना, वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ हो रहा है। इसके पीछे रीजन होता है उनका सेम आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल अलग चीज है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल अलग चीज है। भैया ध्यान रखना, बहुत सारे डिफरेंट थिंग। आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो वो है इलेक्ट्रॉन को निकाल के इनफाइनाइट तक भेजना, आयन बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, काम में आती है, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दिस इज आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल इज द चार्ज बाय रेडियस रेशियो, चार्ज और साइज का रेशियो। ध्यान रखें, इनके चार्ज और साइज सेम नहीं होते। चार्ज अपॉन साइज एंड चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो सेम होता है। इस वजह से डायगोनली सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। कहने का मतलब यह है। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ऐसे एलिमेंट जो अपने नीचे वाले से ज्यादा अपने पड़ोसी के, नीचे वाले के पड़ोसी से ज्यादा प्रॉपर्टीज दिखा रहा हो, सेम प्रॉपर्टीज दिखा रहा हो, डायगोनल रिलेशनशिप। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जो होता है यूरेनियम के बाद में होता है। बोर ने क्लासिफाइड किया कुछ पूरी पीरियोडिक टेबल, बोर ने अपने टाइम में क्लासिफिकेशन किया और एलिमेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, एक का नाम रखा इनर्ट गैस, एक का नाम रखा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एक को नाम दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक को नाम दिया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसे 4 ग्रुप बना दिए उसने सारे के सारे एलिमेंट्स के। इनर्ट गैस जिनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट रहता है, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। अब ध्यान रखें, एक्सेप्ट He इसका एग्जांपल नहीं माना जाता। NH2 NP6, तो इनर्ट गैस 0 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इनके बाहर वाला जो शेल होता है ना, वैलेंसी शेल, अल्टीमेट शेल, वो खाली रहता है। 1 इलेक्ट्रॉन कम रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन कम रहता है, 3 कम रहता है, लेकिन कम रहते हैं, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ नहीं रहता। एस और पी ब्लॉक के अंदर वो आएंगे सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के। आप कोई भी एस ब्लॉक का एलिमेंट उठा के देख लीजिए, ये पी ब्लॉक का उठा के देख लीजिए। जैसे Cl उठाया, जैसे F उठाया, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में 2p5 2p4 2p3 2p2 ऐसे रह जाएगा। 2p6 नहीं होगा, 2p6 मत होने देना। 2p6 होते ही तो वो किस में आ जाएगा, इनर्ट गैस में आ जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स होते हैं, अच्छा डेफिनेशन, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका अल्टीमेट शेल यानी कि बाहर वाला और अंदर वाला भी, अल्टीमेट भी और पेनल्टीमेट भी, यानी nth शेल भी और n-1th शेल भी, ठीक है ना। वो जो है पूरी तरह से भरा नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। अब चाहे वो किसी एलिमेंट की न्यूट्रल स्टेज में हो और चाहे वो आयोनाइज स्टेज में हो, ऑक्सीडेशन नंबर उस पे आ गया हो, यानी कि वो आयन बन गया हो, तो भी वो
वो जो है बाहर वाला शेल और जस्ट उसके अंदर वाला शेल पूरी तरह से भरा नहीं होना चाहिए, तब वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। अब जिंक कैडमियम Hg में ये प्रॉब्लम आती है कि जिंक को आप देख लीजिए, इस ग्रुप को आप देख लीजिए, जिंक को न्यूट्रल कंडीशन में देखते हैं तो भी इसका बाहर वाला तो खाली है लेकिन अंदर वाला पूरा भरा है। देखो 3H2 पूरा भरा, 3P पूरा भरा, 3D पूरा भरा। अब इसका आयन बना के देखा तो भी पूरा भरा पड़ा है। देख लो, आयन बनाओगे तो बाहर वाला तो खाली कर दिया, लेकिन उसके खाली होने के बाद अब बाहर वाला 3D रह गया, तो ये भरा पड़ा है पूरा 3D 10 है ये। इसलिए ZnCdHg को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं करते। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। ट्रांजिशन का मतलब है कि अल्टीमेट और पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट होने चाहिए, शुड बी इनकम्प्लीट। ठीक है ना, चाहे वो न्यूट्रल स्टेज में हो चाहे वो आयोनाइज स्टेज में हो। और बाकी के जो एलिमेंट है ना डी ब्लॉक के, उनमें सब में ऐसा होता है। आप खुद चेक कर लो, आप खुद चेक कर लो। जैसे स्कैंडियम है, आप देख लो उसके अंदर 3D1 ही तो है, खाली पड़ा है, तीसरा शेल खाली पड़ा। अरे समझ में आ रहा है ना, ऐसे देखना है। नेक्स्ट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है कि इनमें अल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल और प्री पेनल्टीमेट शेल तीनों इनकम्प्लीट। अच्छा, तीनों इनकम्प्लीट, इनमें ए ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। ये अल्टीमेट पेनल्टीमेट क्या है, देखो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं आपको। ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, यही है ना। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, ये पांचवा शेल, ये आगे बढ़ते गए। तो सबसे लास्ट वाला जो शेल होता है ना, उसको तो कहते हैं अल्टीमेट या वैलेंसी शेल। आप इसको कोर पार्ट भी कह सकते हैं, कोर। जस्ट उसके अंदर वाला, देखो जस्ट उसके अंदर वाले को कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, और उससे भी अंदर वाले को कहते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल। इसलिए इनको तीन को तो आप याद रखो, कम से कम ये तो याद होते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग होगी, जितनी भी फंक्शनिंग होती है ना किसी एटम की, प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो एक्सटर्नल शेल्स पे ही डिपेंडेंट होती है। ये जो हिस्सा है ना, कोर को छोड़ के बाहर वाले शेल को छोड़ दो, और लास्ट बचे हुए जो पार्ट को है उसको कर्नेल पार्ट भी कहते हैं, कर्नेल पार्ट। पूछ ले कोई, याद रखो इसको, छोटी सी बात है। ठीक है, हो गई यहां तक बात क्लियर। अब मैं इधर आता हूं अगले सवाल पे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ये तो ऊपर वाला तो हो गया, थर्ड पीरियड एलिमेंट शोस डायगोनल रिलेशनशिप विद विच पीरियड एलिमेंट, भाई सेकंड पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब ये भी बताया ना मैंने, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। इट मीन दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो। समझ में आ रहा है। अब आगे सुनिए, क्या हो बेटा, चालू कर रहे, हटा ले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। हटा लेता हूं, एक लग रहा है तो लगा रहने दे। ध्यान रखना स्पार्किंग ना हो, है ना, धीरे से। अब जो मैं बता रहा हूं वो सुनो, पीरियडिक टेबल को कैसे याद करना है। ठीक है, आपको पूरी पीरियडिक टेबल याद है, बहुत अच्छी बात है, याद रखो उसको, अच्छी बात है, उसमें कौन सी, वो तो जनरल नॉलेज की चीज है, हमेशा ही काम आती है पीरियडिक टेबल। बाउंड्रीज याद करेंगे आप, कंप्लीट बाउंड्री याद करेंगे। बाउंड्री का मतलब है जो कॉर्नर्स, जितने भी बाउंड्री पीरियडिक टेबल दिख रही है ना, ये पीरियडिक टेबल का मैंने स्केलेटल बनाया है। इसकी बाउंड्री मतलब ये यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके, ये बाउंड्री के एलिमेंट्स याद करो एक एक सारे, और उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद करो, वो याद रहना चाहिए। पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को एक सांस में पूरा बोल रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है, वो काम नहीं आएगा आपको। तो ये एलिमेंट्स जो है ना, बाउंड्री वाले, इनके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए, पहली चीज सुन लो। अब ये एस ब्लॉक में भी करना, अब जैसे डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में SCYLAAC, अब SC से चालू कि जिंक तक आता है, तो SC और जिंक का तो एटॉमिक नंबर तुम्हें मालूम होना चाहिए, ऐसे बाउंड्री वाले। ऐसे पी ब्लॉक की बाउंड्री बी से लेके एनी तक, अभी पूरों की जरूरत नहीं है, लेकिन बी की और एनी का एटॉमिक नंबर तो आपको याद होना चाहिए, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो बाउंड्री वाले, अब जैसे ये है लेंथ यूनिट सीरीज, एक्टिव यूनिट सीरीज, तो बाउंड्री यहां से लेके यहां तक, इसका एटॉमिक नंबर याद रखो, इसका एटॉमिक नंबर याद रखो। तो बाउंड्री वाले एटम्स की एटॉमिक नंबर आप याद रखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पूरी याद है तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाउंड्री वाले एलिमेंट्स तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है ना, कई बच्चे मैंने देखे, बहुत सारे बच्चों को याद है पूरी पीरियडिक टेबल, अच्छी बात है, वो याद रखो, काम आता है।
पूरी पीरियडिक टेबल याद है तो आपका वो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, अच्छी बात है। लेकिन बाउंड्री वाली चीजें तो याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट अपन पढ़ेंगे। ये जो है इसके अंदर प्रॉपर्टीज आती है, पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डेंसिटी है, जेड इफेक्टिव है, तो वो सारी चीजें अपन तभी कर पाएंगे। तो कम से कम पूरी याद है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं याद है तो कम से कम आपको बाउंड्रीज तो याद करनी ही है। इट्स ओके। मैं फिर एक टॉपिक लेके आया हूं, जेड इफेक्टिव, बहुत ही शानदार टॉपिक। मैं देखो फालतू की चीजें एक भी नहीं बताऊंगा। कोई बच्चा मुझसे कहेगा कि कई बच्चे कह रहे हैं कि सर पूरा पढ़ा दो, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, पूरे में आपको दिक्कत आएगी, इतना टाइम नहीं है। क्या करोगे पूरा पढ़ के? इतना बताया है ना आपको, पहले भी खूब पढ़ा है ना आपने, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने टीचर से, कोई दिक्कत नहीं, सबको उसको रिवाइज करो, वो सब बहुत अच्छा पढ़ाया गया है बेटा। अब मैं आपको बस वही चीज बताऊंगा जो मुझे लग रहा है कि इस बार आने वाली है, इस बार चांस बन रहे हैं। मैं जेड इफेक्टिव में इसलिए लेके आया हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जेड इफेक्टिव में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, और इसका रीजन ये है क्योंकि पीरियडिक टेबल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, या फिर मैं ये कहूं कि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की लेफ्ट टू राइट जाने पर और ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर, वो सारी प्रॉपर्टीज जो है जेड इफेक्टिव से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहती है, और जेड इफेक्टिव को बच्चा समझ नहीं पाता। इसलिए जेड इफेक्टिव का एक ही सवाल समझाऊंगा, बस एक ही सवाल के लिए आया हूं मैं इस क्लास में। एक क्वेश्चन कराऊंगा और इस क्वेश्चन के बाद ही क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन को कराते टाइम मैं आपको बहुत सारी चीजें जेड इफेक्टिव के बारे में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव ऑफ बोरॉन? जेड इफेक्टिव की वैल्यू बताइए बोरॉन के लिए। अब देखो ये ऐसे भी आ सकता है कि भाई जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो है नाइट्रोजन के लिए बताइए, सोडियम के लिए बताइए, किसी के लिए भी जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करवा सकता है, निकलवा सकता है। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन का इस्तेमाल जो है असर्शन रीजन में भी हो सकता है। एक लाइन दे देगा कि भाई एस और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है जेड इफेक्टिव में ये चेंज होता है, ये होता है, या साइज में ये चेंज होता है, या रेडियस में चेंज होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में ये चेंज होता है। वो कोई भी असर्शन और रीजन बना के आपसे सवाल पूछेगा जेड इफेक्टिव को बेस बनाकर। तीसरा तरीका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इस टाइप का सवाल पूछ सकता है। वो आपसे कह सकता है कि इन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है 0.65 से, क्या ये सही बात है? इन डी ब्लॉक एलिमेंट जो जेड इफेक्टिव है 0.15 की वैल्यू से इंक्रीज होता है, क्या ये सही बात है? ऐसे 3-4 लाइन आपको दे देगा। आपको पता करना है कि कौन सी लाइन उसकी करेक्ट है और कौन सी लाइन इनकरेक्ट है। वो तो तभी कर पाओगे ना जब आपको जेड इफेक्टिव का पता होगा। हमको तो पता ही नहीं है जेड इफेक्टिव का। व्हाट इज जेड इफेक्टिव? शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना एक टॉपिक के साथ। देखो बेटा, जेड इफेक्टिव, जेड क्या चीज है? जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम। जैसे मान लो हाइड्रोजन का जेड 1 है, भाई सीधी सी बात है, जेड मतलब उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो जेड है। पीरियडिक टेबल जो बनाई गई है वो जेड के हिसाब से, यानी कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाई गई है। एच, एच ई एल आई बी ई बी सी एन ओ एफ एन ई एन ए एम जी ए एल एस ए पी एस सी एल ए आर के सी ए एस सी टी आई वी सी आर एम एन एफ सी। जरूरत क्या है, मैं पूरी बोल सकता हूं ऐसी। दूसरी बात, तरीके भी है मेरे पास पीरियडिक टेबल का, लेकिन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पीरियडिक टेबल रट गई, याद हो गई, गानों से हमने याद कर ली, अपने तरीके से याद कर ली, तो ये मत समझो कि हमने जंग जीत ली। आखिर क्वेश्चन पीरियडिक टेबल से बनेगा, लेकिन वो पीरियडिक टेबल कैसे याद की ये नहीं पूछा जाएगा। नहीं, आपसे पीरियडिक टेबल लिखवाई जाने वाली है। जो जरूरी है उस पर आइए, उसको फोकस कीजिए। मैं ये चीजें बता के अपनी 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 योग्यता नहीं बताना चाहता कि देखो मुझे क्या क्या आता है, मुझे जाने क्या क्या आता है उससे क्या लेना देना है, नीट में क्या आता है उससे लेना देना है। जो नीट में आता है उससे लेना देना। जेड क्या है? जेड न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर कितना अप्लाई करेगा। न्यूक्लियस, कोई भी एटम का न्यूक्लियस कितना जेड, कितना अट्रैक्शन अप्लाई करने वाला है, वो उसका जेड है, वो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो उसका एटॉमिक नंबर है। लेकिन क्या जितना न्यूक्लियस जनरेट करता है अट्रैक्शन, क्या पूरा का पूरा अट्रैक्शन फोर्स इस वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पे पहुंच पाता है? सपोज दैट कोई एटम है जिसमें ये बीच में रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे शेल्स हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। ये न्यूक्लियस जितना जेड यहां से जनरेट करेगा, अट्रैक्शन जनरेट करेगा, क्या वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पे वो पहुंच पाएगा? सर आप हर चीज को वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि रीजन है इसका, क्योंकि किसी भी एटम की सारी प्रॉपर्टीज मोस्टली डिपेंड्स ऑन देयर वैलेंसी शेल एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स।
वो प्रॉपर्टी उसके वैलेंसी शेल पे डिपेंडेंट होती है। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं सुनते हैं सारी की सारी, उसकी रिएक्टिविटी, उसका कलर, उसकी रेडियस, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सारी चीजें वैलेंसी शेल पे डिपेंडेंट होती है। इसलिए वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहां। तो जेड भी मैं इसी इलेक्ट्रॉन पे देखूंगा जो सबसे लास्ट वाले शेल पे है। किसी एक इलेक्ट्रॉन पे हम जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करें? क्या पूरा का पूरा जेड जो यहां जनरेट किया गया है वो पूरा यहां पहुंच पाएगा? पूरा अट्रैक्शन जो ये न्यूक्लियस लगा रहा है क्या इस इलेक्ट्रॉन पे लगा पाएगा? वो पूरा अट्रैक्शन यहां तक आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में और भी तो इलेक्ट्रॉन है। और भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना बीच में, उनमें भी तो बवंडर मचा हुआ है, उनमें भी तो लड़ाई मची है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज, और सेम चार्ज की चीजें एक दूसरे को रिपेल करती हैं। बेटा जेड इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं, न्यूक्लियस का वो अट्रैक्शन जो इफेक्टिव है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज नहीं बल्कि वो चार्ज जो न्यूक्लियस ने इस पे इफेक्टिवली लगाया है इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे, वो जेड इफेक्टिव है, उसका इफेक्ट पड़ता है। जेड का इफेक्ट नहीं पड़ता। हम बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जेड से देने की कोशिश करते हैं तो गलत ही आएगा, सही कैसे आएगा? जेड से क्यों दे रहा है आंसर? जेड इफेक्टिव से आंसर थे। ओ माय गॉड, हम तो इसको बड़ा हल्के में ले रहे थे, ये तो कुछ और ही निकला। अब सुनो सुनो, अब ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, सुनो बेटा। टू टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे दो तरह के फोर्स काम कर रहे होते हैं भाई साहब, दो तरह के। एक तो होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस जनरेट करता है, इट इज फंक्शन बाय एटॉमिक नंबर, इट मीन जेड, जेड इसको फंक्शनिंग कराता है। एक होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को आप इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन या स्क्रीनिंग इफेक्ट या सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इसे सब लगाएंगे इसके ऊपर अट्रैक्शन रिपल्शन, क्योंकि ये जो है वो भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी निगेटिव चार्ज है और ये भी निगेटिव चार्ज है, ये भी इसके ऊपर, यानी जो उसके शेल में है ना उसी शेल में वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन, वो भी इस पे रिपल्शन लगाएंगे, सबका रिपल्शन लगेगा, इनका रिपल्शन लगेगा और इसका अट्रैक्शन लगेगा। बताओ इतने सारे मिलके इसको रिपेल करके धक्का मार रहे, चल भग भग निकल, और ये जो है इसको खींच रहे, आजा आजा आजा। ओवरऑल जीतता तो न्यूक्लियस ही है, क्योंकि वहां एक साथ इतने सारे प्रोटॉन इकट्ठे हैं, लेकिन जितना न्यूक्लियस का चार्ज होता है उतना उस इलेक्ट्रॉन पे पहुंच नहीं पाता। यह बड़ी समस्या है। ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर करके इसको धक्का मारने की कोशिश करते हैं, इसको दूर हटाने की कोशिश करते हैं, वैलेंसी शेल को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, यानी एटम के साइज को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, इधर से न्यूक्लियस इसको खींचने की कोशिश करता है। अब बात यह आती है कि जीतेगा कौन? जीतेगा तो न्यूक्लियस ही। अगर न्यूक्लियस नहीं जीतता तो फिर एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाता, फिर तो सारे इलेक्ट्रॉन निकल निकल के यूं ही भग जाते एटम में से। जीतेगा तो न्यूक्लियर चार्ज ही, लेकिन वो कितना इफेक्ट लगा सकता है ये देखिए। इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ही लगा पाएगा एक न्यूक्लियस जितना मैंने नीचे दे रखा है, ये देखो। जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू, जितना जेड है उतना का उतना नहीं होता बल्कि उससे कम होता है। कितना कम होता है? इतना कम होता है, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू उसमें से घटाओ, कम करो, तब जो बचे वो रियल जेड है, वो रियल इफेक्टिव जेड है, जिसको जेड इफेक्टिव कहा जाता है। अब बात यह आती है, सर ये जेड इफेक्टिव निकालोगे कैसे आप? घबराए मत, मैं हूं ना तेरे साथ, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू तो देखता जा, जेड इफेक्टिव निकलेगा कैसे, मैं निकाल के दिखाऊं। देखो जेड इफेक्टिव निकलेगा कैसे। 4Z इक्वल्स टू 1 to 10। अब देखो दो तरह की कैटेगरी बनाई है मैंने। एक तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 10 तक है, और एक ऐसे एलिमेंट जो इनसे ज्यादा वाले एटॉमिक नंबर के हैं। दो बस, इजी, सो इजी, घबराओ मत, बहुत इजी वे में समझा दूंगा। ये चीजें आपको आपके टीचर्स ने भी बताई होगी, लेकिन मेरा मन है मैं वापस समझाऊंगा, आप समझ लीजिए एक बार। जेड की वैल्यू 1 से अगर 10 तक है, यानी कि H है, HE है, Li, BE, BC, NO, ऐसे 10 तक के एलिमेंट अगर हैं तो उनके लिए आप ये दो रूल यूज करेंगे, और उससे ज्यादा है तो आप इनको यूज करेंगे। बहुत ही सीधे सीधे रूलर, एक जैसे सिमिलर है, घबराओ मत, याद हो जाते हैं।
पहला रूल भैया, पहला रूल सुनो, सिग्मा 4 फर्स्ट ऑर्बिट 0.30 पर इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहले शेल में, मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो कितना सिग्मा लगाएंगे, 0.30 पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। सर पहले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो दोनों 0.30 लगाएंगे। पहले शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हुए तो अरे 5 कैसे आ जाएंगे, पहले शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बेटा कहां भावुक हो जाता है, बार बार जाग आ जाते हैं तेरे। पानी पी ले जल्दी से, ठंडा ठंडा। मैं कह रहा हूं फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दोनों का लगेगा 0.30 पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। ध्यान रखें, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका Z 1 से 10 है। और सेकंड शेल में जो है, यानी कि जिनको आप वैलेंसी शेल मानेंगे हैं, इसमें 2 ही शेल, अरे 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट में केवल 2 ही शेल मैक्सिमम हो सकते हैं। भर के तो देख, पहले में 2 और दूसरे में 8, हो गए 10। समझता नहीं है यार छोटी छोटी बात को। सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंसी शेल इक्वल्स टू 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। घबराओ मत, आप मेरे पास नहीं है लेकिन आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं कभी स्टूडेंट बनूंगा, कभी टीचर बनूंगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे सवाल जो तुम्हारे मन में अट रहे हैं वही सवाल मैं खुद से पूछूंगा और उन्हीं सवालों का जवाब मैं टीचर बन के भी दूंगा। आप बस आराम से सुनते जाइए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी। सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंसी शेल, यानी सेकंड शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका भी लगेगा 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। जरा गुरुजी निकाल के दिखाना, पता तो लगे कि आप वास्तव में सही बोल रहे हो या गोली दे रहे हो। देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बोरोन का निकालना है, मान लीजिए बोरोन का निकालना है, क्योंकि मैं इसको, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और अपना एग्जाम्पल भी हो जाएगा। अच्छा बता, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है गुरुजी? 5। पता है तुझे? यस, मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल याद है। बहुत बढ़िया बेटा, इसका एटॉमिक नंबर तुझे पता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख डाल। सर 1s2 2s2 2p1 2p1। वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन को सर्कल कर दे। लो गुरुजी, ये लो, ये वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉन ये सर्किल कर दी। ये लो गुरुजी, पहले से गुरुजी ने सर्किल कर रखा था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे इस पे चाहिए जेड इफेक्टिव। एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल सकते हैं ना, वैलेंसी शेल में एक से ज्यादा होते तो भी एक पे निकालता हूं। इस पे मुझे चेक करना है कि कितना सिग्मा लगाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, या कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे ये इलेक्ट्रॉन। तो मैंने देखा, रूल को देखा, इसको देखा। रूल कह रहा है कि जो सेकंड शेल में है वो तो लगाएंगे 0.35 पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, और जो फर्स्ट शेल में है वो लगाएंगे 0.30 पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, जेड लिखा यहां 5, जेड लिखा 5। जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं ना बेटा, जेड लिखा 5, सिग्मा निकाल रहा हूं। 2 तो हो गए सेकंड शेल के, तो 2 इंटू 0.35, देखो 0.30। ये क्या है भैया? तू कर क्या रहा है यार? ये थोड़ा सा काट देना, ठीक है। अब देखो 5 इंटू 2 इंटू 0.30 प्लस 2 इंटू 0.35। देखो भैया, बाहर वाले शेल, सेकंड शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका तो लग गया 0.35 पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 2 इंटू 0.35। अंदर वाली शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका लग गया 0.30 पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 2 इंटू 0.30। टोटल करो, इसको 5 में से माइनस करो, 3.7 आ गया। ले भैया, तेरा क्वेश्चन हो गया गुरु जी। 5 नंबर दे, 5 का के 4 का होता है क्वेश्चन, 5 का दे दे। एक नंबर राइटिंग का भी दो बेटा, राइटिंग का ना मिले, नीट का पेपर दे रहा है तू बेटा, राइटिंग का नहीं मिलता, राइटिंग का नंबर चाहिए इसको। आगे बढ़ो। अच्छा, सी का निकालना होता तो सी का भी ऐसे निकाल लेना, सी का 6 हो जाएगा, 1s to 2s to 2p2।
एन का भी निकाल लेना, एन का एटॉमिक नंबर 7 है। अब भर के देख ले इलेक्ट्रॉन 1s to 2s to 2p6 2p3 एन पे 7 इलेक्ट्रॉन 1s to 2s to 2p3। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन को तो मैंने सर्किल कर दिया जिसके ऊपर मुझे शील्डिंग इफेक्ट निकालना है या जेड इफेक्टिव निकालना है, कुछ भी मान लीजिए ना। इसको सर्किल करने के बाद अब क्या क्या बचा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को चेक करो। तो देखो गुरुजी दो तो ये रहे अंदर वाले, 4 ये रहे, यही बचे ना। तो बाहर वाले शेल में, सेकंड शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इनका तो लगेगा 0.35 पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, और अंदर वाले शेल में 2 है, इनका लगेगा 0.30 पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, और आपको वैल्यू मिलेगी 5। मेरा बेटा एक बहुत ही जोरदार कंक्लूजन, आप जब बोरोन पे थे तो 3.7 पे थे, जब आप सी पे आएंगे, मान लो आपने सी का भी निकाला, सी का निकालेंगे तो 3.7 से 0.65 ज्यादा है। 0.65 ज्यादा का मतलब समझ रहे, 3.7 इंटू 0.65 मतलब 4.35। ये निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल के देख लेना, इतना ही आवेगा। और सी के बाद जब एन पे जाओगे तो 0.65 फिर बढ़ेगा, यहां से यहां तक जाने में 0.65 बढ़ा, यहां से यहां तक जाने में 0.65 बढ़ा। सी के बाद फिर आगे बढ़ोगे एन पे, एन के बाद आगे बढ़ोगे ओ पे तो फिर 0.65 बढ़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? अरे बेटा, हर एक इलेक्ट्रॉन जो भी बढ़ेगा वो इस सेकंड शेल में ही बढ़ेगा ना, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एक जेड भी बढ़ेगा, एक जेड बढ़ने के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन का 0.35 जो है ये भी तो बढ़ जाएगा, 0.35 सिग्मा भी तो बढ़ेगा। मतलब आप बोरोन से कार्बन पे गए, बोरोन से कार्बन पे गए मान लो, तो बोरोन पे से कार्बन पे जाने पर जेड 1 बढ़ गया, 5 से 6 हो गए, 1 बढ़ गया ना जेड 1 बढ़ गया, इधर इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ जाएगा, यहां 2s to 2p1 की जगह 2s to 2p2 हो जाएगा, तो फिर सिग्मा कितना बढ़ जाएगा, 0.35 बढ़ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक जेड बढ़ने के साथ साथ सिग्मा 0.35 बढ़ रहा है, तो डिफरेंस कितना आएगा 1 और 0.35 का, 0.65, यानी कि जेड इफेक्टिव हर एक एटम के साथ 0.65 बढ़ता जाएगा एस और पी ब्लॉक के अंदर। फिर आप सी से एन पे गए तो 6 से 7, देखो 6 से 7, फिर एक जेड बढ़ गया, एक जेड बढ़ गया तो 0.35 इधर बढ़ गया, इधर भी तो 0.35 बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा भी तो बढ़ जाएगा, 0.35 बढ़ जाएगा। तो जब एक जेड बढ़ रहा है तो 0.35 सिग्मा बढ़ रहा है, तो फिर वही रिजल्ट आया 0.65 बढ़ाते जाओ, आपको जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे, निकलती जाएगी आराम से। लेकिन एस और पी ब्लॉक में होता है ऐसा, क्योंकि 1 से लेके 10 तक केवल एस और पी ब्लॉक ही आता है, डी आता ही नहीं है मेरा बेटा। डी तो आगे चालू होगा। अब बात यारी कि सर अगर 1 और 10 से ज्यादा वाले पूछ लिए तो व्हाट, ज्यादा वाले नहीं सर, मान लो 10 एटॉमिक नंबर की जगह कोई 20 एटॉमिक नंबर वाला पूछ लिया, सोडियम का पूछ लिया, पोटेशियम का पूछ लिया, रुबिडियम का पूछ लिया, किसी और का पूछ लिया, डी ब्लॉक से पूछ ले, तो क्या करेंगे? तो दूसरा रूल लगाएंगे और क्या करेंगे? कुछ भी पूछ रहा है, बता रहे हैं ना, बोला था ना बताएंगे पूरा। अरे 4 मोर जेड, जेड जब ज्यादा हो जाए तो रूल बदल लेना। 1 से 10 तक के लिए तो 2 लाइन ये याद रखनी है, 1 से 10 के बाद जो आए उनके लिए 2 लाइन ये याद करनी है। ये भी इजी है, घबराओ मत। nth शेल के लिए तो मानना है 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, nth मतलब सबसे बाहर वाला, nth का मतलब होता है सबसे बाहर वाला, ये nth हो गया, ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ऐसे चलते जाओ, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे चलते जाओ, सबसे पहला फर्स्ट हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला nth हो जाएगा। और n-1 के लिए आपको 0.85 पर इलेक्ट्रॉन लेके चलना है। n-1 में तो डी ब्लॉक में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ये तो बता रहा हूं मैं। डी ब्लॉक में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना बेटा, तो 0.85 हर इलेक्ट्रॉन अपना सिग्मा लगाएगा, इतना रिपल्शन करेगा। ये बात है क्या? और बाकी के लिए, बाकी सब के लिए 1 पर इलेक्ट्रॉन, 1 पर इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पूरा एक का एक काट डालेगा जेड, एक इलेक्ट्रॉन एक का एक सिग्मा लगा देगा, पर इलेक्ट्रॉन एक लेके चलना है। जरा खुल के बताइए सर, मेरे तो समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं ये कह रहा हूं
सबसे बाहर वाले शेल के लिए 0.35, उससे जस्ट अंदर वाले शेल के लिए 0.85 और बाकी सभी के लिए जो भी बच गए सबके लिए 1 पर इलेक्ट्रॉन यूज करना है सिग्मा की वैल्यू को जरा खुल के लेते हैं बेटा। एक एग्जांपल उठाते हैं, सोडियम का ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। चल कॉन्फ़िगरेशन लिख, 1s2s 2p6 3s1। सर पता है मुझे, राजी मत हो ज्यादा, सवाल करो पहले। ओके, 1s2s 2p6 3s1, ये 1 लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने सर्कल कर दिया और अब मैं जेड इफेक्टिव निकाल रहा हूं। सुनना भैया, जेड इफेक्टिव तो इसका खुद पे थोड़ी रिपल्शन लगा है, इसको तो छोड़ो, इसके अलावा जो बचते हैं उनके लिए निकालते हैं। जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड अलाउ कितना है? सोडियम का तो जेड 11 होता है। रखो यहां रख रहा हूं सर, चिल्ला क्यों रहे हो? माइनस लगा और अब सिग्मा निकालेंगे। जरा n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है गिन के बताना बेटा। n-1 में तो 6 and 2, 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन। तुझे इनको जोड़ने में भी उंगली की जरूरत पड़ गई है? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन n-1 में है और मैंने बोला था n-1 के लिए तुम्हें लगाना 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, 8 × 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। उससे आगे वाले में देखो n-2 में कितने हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के लिए लगा दे 1 × 2 पर इलेक्ट्रॉन 1 लेना है ना। आ रहा है समझ में? माइनस करके देख 2.2 आएगा, करके देख 2.2 आएगा। सोडियम का निकाल लिया, चल तेरे को पोटेशियम का निकलवाता हूं। मैंने पोटेशियम का निकाला, पोटेशियम का भी 2.2 आएगा। हाँ घबराए मत। अब नीचे आ जाए, Na ऊपर से नीचे आ रहा है ना तू, Li Na RbCsF। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, नाचे मत। के बाद नीचे आएगा तो भी 2.2 और नीचे आएगा तो भी 2.2। ये बात इस बात का कंक्लूजन है कि टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव में चेंज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रहते हैं, नहीं होते हैं। जेड इफेक्टिव कांस्टेंट बना रहता है। देखो एक्सेप्शंस की बात नहीं हो रही, एक्सेप्शन आएंगे एक आध दो जगह बीच में, उनको छोड़ो। रेगुलर ट्रेंड ये है कि जेड इफेक्टिव ऊपर से नीचे रिमेन कांस्टेंट। तो भैया निकाल लिए। सर डी ब्लॉक का भी ले लो ना, एक लगे हाथों। ले लेते हैं बेटा, मैंगनीज उठा ले, कोई भी उठा ले, तेरी इच्छा हो जो। मैंने तो मैंगनीज उठा लिया, अब मैंने ले लिया जो ले लिया, तेरी इच्छा हो जो ले ले, मना कौन कर रहा है बे? एक ही तो चीज है। मैंगनीज ले लिया, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। लिख कॉन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 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 गिन के देख ले, 25 हो गए 25। एक इलेक्ट्रॉन जिस पे हम सिग्मा निकाल रहे हैं यानी जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं, उसको सर्कल करने के बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को चेक करें। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन सर एक तो उसी शेल में है, एक तो उसी शेल में बचा है चौथे में ही, तो उसी शेल के लिए मैंने रूल क्या लिखाया था? nth शेल के लिए 0.35। तो एक तो हो गया 0.35 का। अंदर वाले n-1 वाले गिनो सारे के सारे, 6 to 8 और 5। अरे सर ये तो 13 हो गए, 13 × 0.85। घबराया मत, हिम्मत रख। उससे अंदर वाले देख, उससे अंदर वाले, सर उससे अंदर वाले तो 2 हैं, n-2। इनके लिए क्या बोला था? इनके लिए तो सबके लिए आपने 1 बोला था, तो गिन ले सबको, 6 2 8 2 10, सारे के सारे एक साथ गिन के लिया, 10 × 1 पर इलेक्ट्रॉन 1 लगाया था ना सिग्मा आपने, ये आ गया 3.6। और मैंगनीज के आगे वाले का निकालो गुरुजी। आगे वाले का निकाल क्यों रहा है? सोच नहीं सकता क्या? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ n-1 में जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो 0.85 सिग्मा भी बढ़ेगा ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एक जेड बढ़ेगा, एक जेड बढ़ेगा तो 0.85 सिग्मा बढ़ेगा, 0.85 सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव 0.15 तो बढ़ेगा। तो जस्ट अगले का Fe का निकाल ले, 0.15 जोड़ दे, 3.75 हो गया। उससे अगले का फिर 0.15 जोड़ दे, उससे अगले का फिर 0.15, ऐसे जोड़ता चला जा। अरे सर फिर तो बहुत कम बढ़ रहा है। हाँ, जेड इफेक्टिव बहुत कम बढ़ रहा है, इसीलिए इनके साइज लगभग बराबर से रहते हैं। डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता, इसलिए साइज में भी बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। समझ में आ रहा है? लेकिन सर ऊपर से नीचे जाने पर अभी तो कहा जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, तो फिर वहां साइज में क्यों चेंज आते? अरे तो केवल जेड इफेक्टिव ही नहीं है जो रेडियस को अफेक्ट करता, और भी फैक्टर हैं। ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल भी तो बढ़ते हैं, उससे बढ़ जाता है। आपकी एक तो समस्या, एक फैक्टर याद कर लिया, बस उसी से आंसर आना चाहिए, उसी से आंसर निकालने की कोशिश करते हो। अरे किसी भी चीज को अफेक्ट करने वाली और भी तो वैल्यूज हैं, जैसे रेडियस को अफेक्ट करने वाले और भी तो फैक्टर है ना। आयनिक पोटेंशियल को केवल जेड ही अफेक्ट करता है क्या और भी चीजें अफेक्ट करती?
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को और भी चीजें अफेक्ट करती है, तो उन सबका मिला जुला रूप होता है, तब जाके आंसर आता है। मजाक समझा है का इनऑर्गेनिक को? ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट, लेकिन शेल तो बढ़ रहे हैं इसलिए रेडियस बढ़ती है। ओके सर, आप तो छोटी छोटी बात में भावुक हो जाते हो। अरे भावुक होने की बात करते हो तुम लोग। क्वेश्चन हो गया अपना 3.7 एमटीआर बीटीआर। मुझे तो रट ले, बुरी तरह रट ले, कह रहा हूं मैं तेरे से, रट ले इसको। आजा मेरा बेटा, पहली लाइन, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बाय 0.65 फॉर कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट। यस सर, सही बात कह रहे हैं आप। अब मान लो ये क्वेश्चन मान लो मैं एक क्वेश्चन बना, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। आ गया, मान लो क्वेश्चन बन के आ गया। अब क्या करोगे? इन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बाय 0.65 कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स। हाँ सर, सही बात है, अभी आप ही ने बताया था। अल्लाह, सही बात। इन डी ब्लॉक एलिमेंट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बाय 0.15। शाबाश सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, अभी अभी बताया था 0.15 से बढ़ता है। सही बात। तीसरी बात, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बाय 0। जीरो क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा बेटा, बताना। नहीं, एफ ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरता कहां है? सर एफ ब्लॉक में तो इलेक्ट्रॉन n-2 में भरते हैं। शाबाश। एस ब्लॉक में nth में भरा जाता है, पी ब्लॉक के अंदर nth में भरा जाता है, डी ब्लॉक के अंदर n-1 में भरा जाता है, डी ब्लॉक के बाद एफ ब्लॉक के अंदर n-2 में भरा जाता है। और n-2 के लिए मैंने क्या बोला था आपको, देखो क्या बोला था, n-2 n-3 सब के लिए पर इलेक्ट्रॉन एक होता है सिग्मा। तो एक एक एटम बढ़ता जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, एक एक जेड बढ़ता जाएगा, तो सिग्मा भी एक एक ही बढ़ता जाएगा, तो इफेक्ट 0 नील बटा सन्नाटा हो जाएगा ना बेटा। इसका मतलब चेंज नहीं होगा ना। तो फिर जेड इफेक्टिव के अंदर चेंज नहीं होगा, तो फिर एफ ब्लॉक में प्रॉपर्टीज में चेंजेस क्यों आते हैं? फिर वही बात मैंने बोला ना, और भी फैक्टर्स होते हैं, उनका भी इफेक्ट पड़ता है। ओके, जनरली इन ए ग्रुप जेड रिमेन्स सेम। सही बात है गौरव जी, आप इन्हें बोला है। इन्हें पीरियड ग्रेजुअली चेंज, हाँ पीरियड में चेंजेज आते हैं। देखो ये ध्यान रखना, ये जो चीजें मैंने बताई है ये रेगुलर ट्रेंड है, एक्सेप्शंस इनसे अलग हैं। तो एक्सेप्शंस में तो आपको याद करना, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, एक्सेप्शंस को आपको हाथ जोड़ के, जय हो इनऑर्गेनिक माता, मैं तुझे सहर्ष स्वीकार करता हूं, ऐसा फील लेना वहां पे, है ना। लड़ना नहीं है उनसे, एक्सेप्शंस को याद करना है, उनको अलग लिख लो अगर ज्यादा दिक्कत आ रही। कितने एक्सेप्शन होंगे? थोड़े बहुत एक्सेप्शन, और वही घूम घूम के हर चीज में आते हैं। जो एटॉमिक रेडियस के एक्सेप्शन है वैसे लगभग जो है आपको आईपी में मिल जाएंगे, वैसे ही आपको ईए में मिल जाएंगे, वैसे ही आपको ईएन में मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत चेंज आएगा, उनको याद नहीं कर सकते क्या? ओके, जेड इफेक्टिव समाप्त। अच्छे से पढ़ना बेटा। देखो क्लास पढ़ाते टाइम मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है, और इन सब के पीछे मेरा एक ही मकसद होता है कि बच्चे को पढ़ते टाइम बोधरेशन नहीं होनी चाहिए, वजन महसूस नहीं होना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए चीजों से। आप डरते डरते पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, और अगर आपको एंटरटेनिंग माहौल मिलेगा तो आपको खुद को लगेगा अरे मैं तो बिना बात ही डर रहा था इससे, ये तो बहुत ही चाहिए। सर देखो कितना खुश होकर पढ़ा रहे, कितने जोश में पढ़ा रहे। अगर मैं जोश में नहीं रहूंगा तो आप कहां से रहेंगे? क्योंकि बच्चे के लिए टीचर बहुत बड़ी चीज होती है, बच्चा अपने टीचर को फॉलो करता है। अब मैं अगर आपको डरा दूंगा, मैं आपके सामने पहले तो बहुत खतरनाक चीज है ऐसे और वैसे, और डरा डरा के पढ़ाऊंगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे बेटा। इसलिए मेरा मकसद होता है कि मैं आप तक बहुत ही शांति और प्यार से, पूरे एंटरटेनिंग माहौल में, पूरे जोश के साथ आपके साथ चीजें शेयर करूं, आपके साथ नॉलेज शेयर करूं, ताकि आप डरे नहीं। ये मेरा मकसद है बेटा। मुझे एक दो नहीं, हिंदुस्तान के लाखों हजारों करोड़ों बच्चा पढ़ाना है, बहुत सारा बच्चा पढ़ाना है, और सब बच्चों को हिम्मत देनी है। एक एक बच्चे को, कम से कम उन बच्चों को तो जो जरूरतमंद है, जिनके पास आर्थिक संपदा नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पास आर्थिक संपदा नहीं है, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं बता भी नहीं सकता आपको। बहुत सारे बालक आते हैं, मिलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँ, जिनके पास बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, कमी है,
पिताजी माताजी इतना नहीं कर पाते उनके लिए, तो भैया अब वो बेचारे कहाँ से लाएं फीस बताओ। मजदूरी करने वाला 5-6 हज़ार रुपए कमा रहा है, वो कहाँ से आपको फीस देगा? 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कहाँ से देगा कोचिंग के लिए? फिर रहने का खर्चा अलग। बस सोच लिया मैंने भी कि जो मैं अब अपनी क्लास में दे रहा हूँ वो मैं अब उन सभी बच्चों को दूंगा, उन जरूरतमंद बच्चों को दूंगा जो मुझ तक नहीं पहुंच पाते। अरे वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते तो क्या हुआ, मैं पहुंच जाऊंगा उन तक, मैं करूंगा उनकी हेल्प। कोई भी बच्चा अब परेशान होकर नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान का कोई भी असहाय बालक पैसे की तंगी की वजह से, आर्थिक व्यवस्था, भौतिक संपदाओं के अभाव में पढ़ाई करने से नहीं चूकेगा। कम से कम केमिस्ट्री की जिम्मेदारी तो मैं लेता हूं। ऐसे सभी लोग अगर सब तरीके की जिम्मेदारियां लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई बच्चा असहाय रहेगा। बेटा तुम आज के नहीं, तुम कल के भविष्य हो। ये देश तुम्हारे ही हवाले है, आगे तुम ही इसको संभालोगे। अगर तुम ही नहीं पढ़ पाए, अगर ये बच्चे सिर्फ इन वजहों से कि उनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, उनके पास आर्थिक संपदा नहीं थी, उनके पास भौतिक संसाधन नहीं थे, इस वजह से वो नहीं पढ़ पाए, तो फिर तो ये देश सब कुछ खराब हो जाएगा इस देश में। बेटा यहाँ इतनी प्रतिभाएं हैं, अगर उनको कोई संभाल ले, उनको कोई पॉलिश करके चमका दे तो वो इतनी चमक सकती है कि ये देश ही नहीं पूरी दुनिया उनकी तरफ देखेगी और हर आदमी अपने देश के बच्चों पर, भारत देश के बच्चों पर, नौजवानों पर गर्व करेगा, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर का। वही सपना लेके आया हूं और वो मैं पूरा करके रहूंगा। मेरे अकेले से नहीं होगा, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, सब मिलके करेंगे। सारे मिलके, जो भी लोग समर्थ हैं, जो भी लोग कर सकते हैं, दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो करिए, करना चाहिए। सब मिलके करेंगे तो ये देश एक दिन बदलेगा, बदल रहा है और बदलता जाएगा। और आप देख लेना, जब सब मिलके कुछ ना कुछ करेंगे, सब मिलके देते रहेंगे, अपना ज्ञान नॉलेज बांटते रहेंगे, तो देख लेना आप, इस देश में हर इंसान इतना होशियार हो जाएगा, टेक्निकली, एजुकेशनली, हर तरीके से इतना ब्रिलियंट हो जाएगा कि देश यही नहीं, बाहर के जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी कह देंगे कि यार ये भारत का बच्चा है, ये हिंदुस्तान का बच्चा है, ये कोई छोटा मोटा बालक नहीं है, ये हिंदुस्तान का बच्चा है। और अगर हिंदुस्तान का बच्चा है तो फिर ये सब कुछ कर सकता है, ये करके दिखाएंगे हम सब। मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं और मेरे साथ आप सब मिलके नया इतिहास रच देंगे और हिंदुस्तान का नया नाम उस आसमान पे फिर से लिख देंगे, देखते रहेगी दुनिया। समझ में आ रही है? ये मेरे अकेले से नहीं होगा, हम सब मिलके करेंगे तो जरूर होगा। आप भी पढ़िए, जल्दी जल्दी डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए और सब मिलिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। इस देश की सूरत बदलनी है। नमस्कार।